यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका एमजे सर यूट्यूब चैनल में। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, हजरात हजरात हजरात, यूपी बोर्ड वालों के लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। आज हम चलाएंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन का महा मैराथन, जिसमें 2019 से लेकर 2023 तक एग्जाम में जितने भी पैसे जाए हैं उनका ट्रांसलेशन करवाएंगे और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आपको ट्रांसलेशन में पूरे के पूरे मार्क्स मिले। इसके लिए दिए जाएंगे आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स। तो जुड़े रहे हमसे क्लास के अंत तक और करें अपने 5 नंबर पक्के। तो सबसे पहले हमारे मन में पहला सवाल उठता है, हाउ टू ट्रांसलेट अ पैसेज। ट्रांसलेशन के लिए जरूरी क्या है? वोकैब याद करना। आपको वोकैबलरी आनी चाहिए, राइट। जैसे किसी ने कहा है कि अगर आपके पास ईंटें ना हो तो घर कैसे बनेगा। इफ यू डोंट हैव वोकैब यू कांट मेक अ सेंटेंस, राइट। फिर आप उन वर्ड मीनिंग को, उन वोकैब को सही जगह से सही तरीके से आपको उनको यूज करना भी आना चाहिए। आपको एग्जांपल देता हूं, पप्पू ने ट्रांसलेट किया और अपने हिसाब से पूरा सही किया, फिर भी वो फेल हो गया। जैसे कि ट्रांसलेशन में आया था, वो मेरी नवासी है, उसने उसका अनुवाद किया था, शी इज माई 89। मैं एक आम आदमी हूं, आई एम अ मैंगो मैन, मुझे अंग्रेजी आती है, इंग्लिश कम्स टू मी, मेरा ताल्लुक हरिद्वार से है, आई बिलोंग टू ग्रीन गेट, मेरा मजाक मत उड़ाओ, डोंट फ्लाई माई जोक, मुंबई की सड़क पर गोलियां चल रही हैं, टेबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड ऑफ मुंबई। पप्पू ने अपने हिसाब से वर्ड टू वर्ड सही ट्रांसलेट किया था, लेकिन उसे उस सेंटेंस का भाव नहीं समझ में आया। आपको भावानुवाद करना है, ठीक है। जैसे कि मेरा सिर चक्कर खा रहा है, तो आपको इस तरह नहीं लिखना, माई हेड इज ईटिंग डिजीनेस। आपको लिखना है, आई एम फीलिंग डिजी। या इस तरह भी लिख सकते हो, माई हेड इज स्पिनिंग। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, इसको इस तरह नहीं लिखो पप्पू के जैसे, माई हार्ट बिकम्स गार्डन एंड गार्डन। नहीं, दिल गार्डन गार्डन किस लिए यूज होता है? खुश होने के लिए। हम लोग क्या लिखेंगे? आई बिकेम हैप्पी। इसलिए आपको शब्द के साथ साथ उस वाक्य का भाव भी समझना बहुत जरूरी होता है। अंग्रेजी के किसी विद्वान का कथन है, ट्रांसलेशन इज लाइक अ वुमन, इफ ब्यूटीफुल नॉट फेथफुल, इफ फेथफुल नॉट ब्यूटीफुल। अनुवाद जो है एक महिला के जैसा होता है, यदि वह सुंदर है तो वफादार नहीं होती, यदि वफादार होती है तो सुंदर नहीं होती। वर्ड मीनिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ये तो हम जान ही चुके हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि दुनिया की सारी वर्ड मीनिंग्स हमें नहीं आ सकती, ठीक है। तो एग्जाम में जरूर कोई ना कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिनका मतलब हमको नहीं पता होता। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, उसके जो करीब वाला मतलब हो, उसका जो करीब वाला अर्थ हो, वो हम यूज करते हैं। कैसे? जैसे लिखा है कि हम श्री रामचरितमानस बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं, तो हम का आपको पता ही होगा, वी कहेंगे। श्री रामचरितमानस, वो श्री रामचरितमानस ही कहेंगे। बड़ी श्रद्धा, बड़ी को हम ग्रेट कह सकते हैं, बिग कह सकते हैं, गुड कह सकते हैं। श्रद्धा को क्या कह सकते हैं? अगर आपको आता है तो रिवरेंस, मान लो नहीं आता, डिवोशन कह सकते हैं। वो भी नहीं आता तो उसके करीब फेद है, फेद भी नहीं आता तो आप उसके करीब रेस्पेक्ट यूज कर सकते हैं। हम लोग इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, वी रीड श्री रामचरितमानस विद ग्रेट डिवोशन, या विद ग्रेट फेद, या विद ग्रेट रेस्पेक्ट, विद ग्रेट रिवरेंस ज्यादा बेटर है। तो आपको जो आता हो, जो करीब वाला वर्ड, वो आप चूज करेंगे। जैसे लिखा है, यहाँ गंगा यमुना नदियों का संगम है, तो आपको संगम का मतलब सपोज नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? इस तरह से लिख सकते हैं, हियर इज द संगम ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर्स। संगम को वैसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, तो हम उसको इस तरह लिखेंगे, हियर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर्स। एक डायलॉग है हिंदी मूवी का कि दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू, ठीक है। ये भी ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कैसे होगा। अब यहाँ में सपोज आपको चुटकी का मतलब नहीं पता, तो चुटकी क्या होता है हम लोग थोड़ा करीब से समझेंगे। चुटकी मतलब थोड़ा सा, जरा सा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ए लिटिल कह सकते हैं, आ लिटिल, राइट। और फिर आ गया सिंदूर। सिंदूर क्या होता है? सिंदूर को हम लोग सिंदूर लिख सकते हैं, और रेड कलर होता है, राइट, तो होली रेड कलर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ट्रांसलेट देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। सिंदूर को वर्मिलियन कहा जाता है इंग्लिश में। यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ अ पिंच ऑफ वर्मिलियन, रमेश बाबू, ठीक है। तो आपको उससे मिलता जुलता, उसके करीब वाला वर्ड लिखना है। एग्जाम में आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं आना, ठीक है। उसके करीब वाला लिखेंगे, पूरा नंबर हो सकता है ना मिले, लेकिन आपको आधा नंबर मिल जाएगा, और ज्यादातर केसेस आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अब जैसे राम आम खाता है, ये हिंदी का एक वाक्य है। इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है।
इसको जब हम इंग्लिश में करते हैं राम ईट्स अ मैंगो, तो इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। ज्यादातर लोगों को तो पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता होगा उनके लिए बता दे रहा हूं। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला। वर्ब काम होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाए। ठीक है, इसी सेंटेंस से जान लेते हैं राम आम खाता है। कौन आम खाता है? राम। काम करने वाला कौन है? राम। तो राम सब्जेक्ट है। उसने क्या खाया है? आम। ठीक है, तो काम किस पर हुआ है? आम पर। तो आम ऑब्जेक्ट हो गया, और खाना यहाँ काम है, आपको पता ही है। तो खाना जो है वो वर्ब हो गया। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो कैसे पता करोगे? कौन से क्वेश्चन करके। जैसे मैंने अभी पूछा था कौन आम खाता है, जवाब आपको मिला राम, तो यही सब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने कहा राम क्या खाता है, तो आपने कहा आम, तो आम ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आप क्या से प्रश्न करते हैं। समझ गए ये बात? कुछ दूसरी तरह के सेंटेंस जान लेते हैं। ठीक है, जैसे राम ने श्याम को उपहार दिया, तो हमें पता ही है कि हु से प्रश्न करके हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कौन उपहार देने वाला है? राम। ठीक है, राम ने, यानी सब्जेक्ट के बाद हमेशा ने होता है और ऑब्जेक्ट में को होता है, जैसे शाम को। या इस तरह कह सकते हैं कि भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। सब्जेक्ट कौन है? भारत, क्योंकि उसके बाद लगा है ने। और किसको हराया? न्यूजीलैंड को। ठीक है, अभी हाल ही में मैच में हुआ है क्रिकेट के। जिस शब्द के बाद ने लगा होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिस शब्द के बाद को लगा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये बात समझ में आ गई? आर यू क्लियर? अब हम सीखते हैं ट्रांसलेट करते कैसे। ठीक है, चल हैव एग्जाम्पल। राम पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले पहला वाला राम, फिर लिखता है राइट्स, फिर पत्र। क्या होता है पत्र का? अ लेटर। राम रोज पत्र लिखता है, पहले पहला वाला राम, फिर लिखता है राइट्स, फिर पत्र, लेटर, फिर रोज डेली। राम राइट्स अ लेटर डेली। राम रोज सीता को एक पत्र लिखता है, सबसे पहले पहला वाला राम, फिर लिखता है राइट्स, फिर क्या? अ लेटर, फिर किसको? टू सीता, फिर रोज डेली। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सबसे पहला पहला वाला, फिर पीछे की तरफ से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? वही है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश का जो है उसी तरह से होता है, जिसमें रिवर्स गियर लग जाता है। और इसके कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए वही करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, नहीं समझ में आता तो पहले पहला वाला, फिर पीछे शुरू कर देंगे। ओके, अब यहां से ज्यादा बात ना करते हुए एग्जाम में जो आए हुए पैसेज हैं उनका ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाएं, कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, और आराम से बैठ जाइए एक कोने में और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम में 2019 से लेकर 2030 तक जितने भी पैसेज आए हमका ट्रांसलेट करेंगे। और ये भी जान लीजिए, जैसे कि आपको टेंस नहीं आ रहा है सपोज, और आप मॉडल वर्ब्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूंगा। अभी फिलहाल पूरा फोकस ट्रांसलेशन वाले पैसेज पे करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 2019 के पहले सेट 817 ए एच से पहला पैसेज है, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। हम क्या करेंगे? एक एक सेंटेंस करते जाएंगे और समझते जाएंगे। पहला सेंटेंस है, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। सब्जेक्ट पहले पता करते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। कौन हमारे देश की अमूल्य निधि है? ट्रीज, वृक्ष। राइट, सबसे पहले हम ट्रीज लिखेंगे। फिर है, हमें ढूंढना है काम क्या है इसका, तो काम है होना। ठीक है, निधि है ना? तो ट्रीज के लिए इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। ट्री एक होता तो इज लगता, एक से ज्यादा होते हैं इसलिए हम लोग आर लगाएंगे। ट्रीज आर अमूल्य निधि, एन इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते। वृक्ष को क्या कहते हैं? ट्रीज, जैसे हमें पता है। ट्रीज प्रोवाइड अस नॉट ओनली फ्यूल एंड फ्रूट्स, बल्कि बट वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं, बट आल्सो प्रोवाइड अस टिम्बर। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट कट डाउन
द ट्रीज अननेसेसरीली। अगला पैसेज है 817 एआई से। जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। लिखा है जून का महीना था। जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो उसमें इट का यूज किया जाता है। हम लोग लिखेंगे इट वॉज द मंथ ऑफ जून। गर्मी अपने चरम पर थी। चरम पर इसको बोलते हैं एट इट्स पीक। तो गर्मी अपने चरम पर थी तो हम लोग लिखेंगे द हीट वॉज एट इट्स पीक। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। कौन चलता था? गर्म हवाएं। ठीक है। और इस तरह के सेंटेंस जैसे हमें पहले ही पता कर लिया है कि इट का यूज करते हैं जहां पर सेंटेंस जो है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ सटा हुआ हो, एकदम लास्ट में हो, और वो मौसम वगैरह के बारे में हो, तो वहां पर हम इट का यूज करते हैं। ठीक है। तो इट ब्लोड हॉट एयर, गर्म हवाएं चलती थी सुबह से लेकर शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। कौन अपना काम समाप्त कर लेना चाहता था? प्रत्येक व्यक्ति। एवरी पर्सन, ईच पर्सन wanted to finish his day's work as soon as possible in the morning। अगला पैसेज 2019 के 817 एजे से है। हम केवल औषधियों के सहारे ही स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वस्थ जीवन के लिए अधिकांशतः मानसिक एवं हृदय की शांति आवश्यक है। उन्मुक्त हंसी एवं प्यार भी हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। नियमित रूप से कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में रहकर भी हम प्रसन्न एवं स्वस्थ रह सकते हैं। पहला सेंटेंस है हम केवल औषधियों के सहारे ही स्वस्थ नहीं रह सकते। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पता करेंगे, कौन औषधियों के सहारे ही नहीं स्वस्थ रह सकता? हम। तो हमको इंग्लिश में हम कहते हैं वी। लास्ट में से सकना, नहीं रह सकते, तो कैन नॉट करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, कैन नॉट में स्पेस नहीं देते हम, तो वी कैन नॉट। रहने को हम लोग लिव कहते हैं, वी कैन नॉट लिव हेल्दी ओनली विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। औषधि यानी दवा, उसको हम लोग मेडिसिन कहते हैं। राइट। वी कैन नॉट लिव हेल्दी ओनली विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। स्वस्थ जीवन के लिए अधिकांशतः मानसिक एवं हृदय की शांति आवश्यक है। स्वस्थ जीवन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कौन जरूरी है? पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट इज ऑफन इसेंशियल। जरूरी है, आवश्यक है, फॉर हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन के लिए। उन्मुक्त हंसी यानी कि फ्री लाफ्टर, राइट, एवं प्यार और लव भी हमें स्वस्थ हेल्दी रहने में मदद करते हैं। मदद करने को कहते हैं हेल्प। फ्री लाफ्टर एंड लव आल्सो हेल्प अस इन लिविंग फिट। नियमित रूप से यानी रेगुलरली, कुछ समय, सम टाइम, प्रकृति, नेचर, सानिध्य, कांटेक्ट रहकर भी हम प्रसन्न, हैप्पी, स्वस्थ मतलब हेल्दी रह सकते हैं। बाय लिविंग इन टच ऑफ नेचर रेगुलरली फॉर सम टाइम वी कैन आल्सो लिव हेल्दी एंड हैप्पी। अगला पैसेज 2019 एके से है। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। वे एक कुशल प्रशासक थे। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। तो भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। कौन जानता है? भारत के लोग। द पीपल ऑफ इंडिया ये सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा वर्ब है जानते हैं, हम लोग लिखेंगे नो। किसको? सरदार पटेल को। द पीपल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल। क्या जानते हैं? एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष के रूप में। वे कुशल प्रशासक थे। यहाँ पे वे लिखा है, वे को इंग्लिश में दे कहा जाता है, लेकिन जब ये किसी सिंगुलर पर्सन के लिए हो और तो रेस्पेक्ट में हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो वहां पे हम लोग ही लिखेंगे। ही वॉज एन एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। उसके अगर ये किसी एक व्यक्ति के लिए आता हो तो रेस्पेक्ट में आता है। ठीक है। तो उनके के लिए हम लोग ही का ही यूज करेंगे। ही हैड यूनिक कैपेसिटी ऑफ सेलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर राइट पोस्ट। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। कौन हमारे देश के गौरव हैं? सरदार पटेल इज द ग्लोरी ऑफ आवर कंट्री, राइट। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। वह परिश्रमी होता है। वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता। वह सादा जीवन, उच्च विचार पसंद करता है। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। कौन? ईमानदार व्यक्ति, यही सब्जेक्ट है। एन ऑनेस्ट मैन,
नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है, तो इसलिए हम लोग नेवर लिखेंगे। छोड़ने को लीव्स कहते हैं, और सच्चाई का मार्ग, पाथ ऑफ ट्रूथ। एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द पाथ ऑफ ट्रूथ। वह परिश्रमी होता है। परिश्रमी को हार्ड वर्किंग भी कहा जाता है, लबोरियस भी कहा जाता है। कोई लिख सकते हो ही इज हार्ड वर्किंग या ही इज लबोरियस। वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता। ठीक है, कौन? वह। ही डज नॉट वॉन्ट टू टेक द अदर्स शेयर, द शेयर ऑफ अदर्स। वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे। वे सही अर्थों में देश के एक सच्चे देशभक्त थे। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। वे शांति प्रिय थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे। तो सब्जेक्ट हमारा लाल बहादुर शास्त्री है, पहले लिख लेंगे। थे, वाज वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। वे सही अर्थों में एक सच्चे देशभक्त थे। वे फिर से आ गया, रेस्पेक्ट के लिए होता है। सिंगल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ही। इन रियल सेंस ही वाज द ट्रू पेट्रियट इन द कंट्री। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वे शांति प्रिय थे। शांति प्रिय को पीस लिविंग, सॉरी पीस लविंग कहा जाता है। ही वाज पीस लविंग। 2019 का लास्ट पैराग्राफ है, इसका कोड AN है। पैसेज कुछ यूं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास आते थे। एक वृद्ध पुरुष उनके पास पढ़ने आया। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। पहला सेंटेंस है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। ठीक है, कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सब्जेक्ट पहले लिख लेंगे, वाज क्वालिफाइड टीचर। योग को आप एबल भी लिख सकते हो, क्वालिफाइड भी लिख सकते हो, वर्दी भी लिख सकते हो। ठीक है, जो आपकी इच्छा, जो आपकी मर्जी। कई विद्यार्थी उनके पास आते थे। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मेनी स्टूडेंट्स वुड कम टू हिम। ठीक है, या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मेनी स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम टू हिम। ठीक है, जो आपको उचित लगे, अच्छा लगे, लिख लो। एक वृद्ध पुरुष उनके पास पढ़ने आया। कौन आया? एक वृद्ध पुरुष। एन ओल्ड मैन केम टू हिम टू स्टडी। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। पहले इसमें दो सेंटेंस है, पहले पहला वाला कर लेते हैं। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। किन्होंने दिया? विद्यासागर ने। ठीक है, तो विद्यासागर वचन देने को कहते हैं प्रॉमिस। विद्यासागर प्रॉमिस्ड हिम टू टीच, किंतु बट बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। किसको? बूढ़े को। द ओल्ड मैन फाउंड ग्रामर डिफिकल्ट। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। विद्यासागर रोट अ ग्रामर बुक फॉर द ईज ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर द ईज ऑफ द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, विद्यार्थियों की आसानी के लिए आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। जैसे कन्वेनियंस भी लिख सकते हो, फॉर द कन्वेनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर द फैसिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर द ईज ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर ये सब नहीं आता है तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स भी कर दो, लेकिन वो भलाई के लिए आ जाएगा, चल जाएगा, लेकिन वो भी ठीक है। 2020 का पहला पैराग्राफ है जिसका कोड MH है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। पहला जो सेंटेंस है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, इसमें का सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा क्या है, नई दिल्ली। और है इज लिख देंगे, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। कौन रहता है? भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक है, कौन प्रसिद्ध इमारतें हैं? लाल किला और कुतुब मीनार। द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार आर द फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली। प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। कौन आकर्षण है? प्रगति मैदान और अप्पू घर, ये दोनों। तो प्रगति मैदान एंड अप्पू घर, हमने दो सब्जेक्ट लिखे हैं इसलिए हम लोग इसकी जगह आर लिखेंगे। प्रगति मैदान एंड अप्पू घर आर द अट्रैक्शंस हियर। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, सिंगल हो, एक हो, अकेला हो, तो उसके साथ हम इसका यूज करते हैं, और एक से ज्यादा हो तो आर का। ठीक है, सिर्फ प्रगति मैदान होता तो हम यहाँ पे इस लिखते। प्रगति मैदान और अप्पू घर दोनों है, इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया है। समझ गए होंगे उम्मीद है। ठीक है, अब अगले पैसेज में मिलते हैं। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया।
वे जंगलों में रहने लगे, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। कौन मेवाड़ का राजा था? राणा प्रताप। पहले लिख देंगे। थे थे को तो वर हिंदी में कहा जाता है, लेकिन सिंगुलर के लिए हम लोग सिंगल के लिए क्या वाज लिखते हैं पता ही है। द किंग ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। ही सफर्ड अ लॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। मैंने पहले भी बताया था आपको, जहां ने होता है वहां सब्जेक्ट होता है। तो अकबर की सेना, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। द आर्मी ऑफ अकबर डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। वे जंगलों में रहने लगे। ठीक है, ही बिगेन टू लिव इन फॉरेस्ट। जंगल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फॉरेस्ट। किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। किंतु बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट हिज डिफीट। रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक है। वह 18 वर्ष का हो चुका है। वह अब तक हाई स्कूल की परीक्षा नहीं पास कर पाया है। अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक है। कौन? रामपाल। रामपाल एक व्यक्ति है, इसलिए हम लोग इस लगाएंगे। रामपाल इज अ क्रूएल एंड एरोगेंट। अभिमानी, घमंडी, उसको एरोगेंट कहा जाता है। रामपाल इज अ क्रूएल एंड एरोगेंट यंग पर्सन। वह 18 वर्ष का हो चुका है। ही इज 18 ईयर्स ओल्ड। वह अब तक हाई स्कूल की परीक्षा नहीं पास कर पाया है। ही हैज नॉट पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन येट। अधिकांश लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, उसे नापसंद करते हैं, डिसलाइक हिम। ये जो पैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें इलाहाबाद करके आता था। ठीक है, अब यहां पे प्रयागराज आता है, जब से प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, पहला सेंटेंस है। तो कौन है? प्रयागराज इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल सिटी। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। अगर हम किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात करते हैं तो इसके के लिए इट्स का यूज किया जाता है। इट हैज अ डिग्निफाइड हिस्ट्री। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इट हैज अ प्राउड हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। हियर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। देयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। यह ऋतु कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। पहला सेंटेंस है वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती। कौन? वर्षा ऋतु। रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल अदर सीजन्स। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड। यह ऋतु कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि मतलब एग्रीकल्चर। दिस सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंड ऑन ईच अदर। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। पहला सेंटेंस क्या है? एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। अनुसरण मतलब फॉलो होता है। ईमानदार व्यक्ति सदैव, हमेशा, सर्वदा, ऑलवेज कहते हैं इसको। न्याय, जस्टिस। सच्चाई को हम लोग ट्रुथ कहते हैं, पथ, पाथ कह सकते हैं। ठीक है, कौन अनुसरण करता है? एक ईमानदार व्यक्ति। एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। ही नेवर डिसीव्स एनीवन। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। कौन? ईमानदारी। उसको कहते हैं ऑनेस्टी इज द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। टू हिम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा देश तेजी से उन्नति कर रहा है। कौन उन्नति कर रहा है? हमारा देश, आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, तेजी से। यह एक प्रगतिशील देश है। इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। कौन समस्याएं हैं? जनसंख्या और बढ़ती कीमतें। पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइसेस आर द बिग प्रॉब्लम्स। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है।
If we control them, our country can become great. नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा। उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया। गहन चिंतन के पश्चात उनको इसका समाधान मिल गया और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। नगर भ्रमण पहला वर्ड है, इसको हम लोग कह सकते हैं सिटी टूर। दौरान को ड्यूरिंग कहा जाता है। राजकुमार को प्रिंस, सिद्धार्थ नाम है। वृद्ध ओल्ड मैन, बीमार को हम सिक कहेंगे। शव को डेड बॉडी या कॉप्स कहा जाता है। नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा। ड्यूरिंग द सिटी टूर प्रिंस सिद्धार्थ सॉ एन ओल्ड मैन, अ सिक एंड अ डेड बॉडी। उनका हृदय दुख से भर गया। हृदय को कहते हैं हार्ट, दुख सोरो, भरने को फिल्ड विथ कहते हैं। हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ सोरो। उन्होंने निश्चय किया कि वो लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने मतलब ही निश्चय किया, डिसाइडेड, वह ही फिर हो जाएगा। लोगों को पीपल, दुख से, सैडनेस, माइजरी कह सकते हैं, रास्ता, पाथ। ही डिसाइडेड दैट ही वुड फाइंड सम वे फॉर द पीपल टू कम आउट ऑफ दिस माइजरी। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया। उन्होंने ही छोड़ना को कहते हैं लेफ्ट राजमहल पैलेस चुपके से, सीक्रेटली। ही लेफ्ट द पैलेस सीक्रेटली वन नाइट। गहन चिंतन के पश्चात उनको इसका समाधान मिल गया। ठीक है, गहन चिंतन, डीप थिंकिंग। गहन चिंतन के पश्चात, पश्चात कहते हैं बाद में। आफ्टर डीप थिंकिंग ही गॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। एंड ही बिकेम टू बी नोन एज गौतम बुद्ध। यातायात के अच्छे साधन होना देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा, नौकरी, व्यापार एवं मनोरंजन आदि के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। इसको ध्यान में रखकर आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कें एवं द्रुत मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। इनसे समय एवं ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। यह पैसेज है, इसमें पहला सेंटेंस है, यातायात के अच्छे साधन होना देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। यातायात, ट्रांसपोर्ट, साधन को मीन कहते हैं, अच्छा को पता है गुड। देश, कंट्री हो गया, प्रगति, डेवलपमेंट, बहुत, वेरी, आवश्यक, इंपॉर्टेंट। इसको इस तरह कर लेंगे, हैविंग गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। शिक्षा, नौकरी, व्यापार एवं मनोरंजन आदि के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। शिक्षा, एजुकेशन, नौकरी, जॉब, व्यापार, ट्रेड, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, ठीक है। एक स्थान, वन प्लेस, पता ही है, जाना पड़ता है, हैड टू गो। हम लोग इसको इस तरह से बना लेंगे, पीपल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर जॉब, एजुकेशन, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। इसको ध्यान में रखकर आजकल सड़कों के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। कीपिंग दिस इन माइंड, nowadays a lot of attention is being paid to the construction of roads. सुदूर शहरों को जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कें, वाइड रोड्स एवं द्रुत मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। वाइड रोड्स एंड एक्सप्रेसवेज, एक्सप्रेसवेज किसको कहा जाता है? द्रुत मार्ग, हिंदी में द्रुत मार्ग कहते हैं। वाइड रोड्स एंड एक्सप्रेसवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट रिमोट सिटीज। इससे समय एवं ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। These save time and fuel as well as get rid of pollution. आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। पहला सेंटेंस है, आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। Nowadays farming is also a type of business. इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। धन लगाने को कहते हैं इन्वेस्ट। फॉर दिस फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। कौन दिन रात खेतों में काम करता है? फार्मर्स। फार्मर्स वर्क इन द फील्ड्स डे एंड नाइट। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। अबाउट 80% ऑफ द फार्मर्स लिव इन पॉवर्टी। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। कौन किसको करनी चाहिए? हम सबको करनी चाहिए। वी ऑल शुड हेल्प द फार्मर्स एडिक्वेटली।
प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है। प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। प्रयागराज इज अ फेमस सिटी। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इट हैज अ डिग्निफाइड हिस्ट्री, या हम कह सकते हैं प्राउड हिस्ट्री, रेस्पेक्टेड हिस्ट्री। ठीक है, गौरवशाली इतिहास है, ग्लोरियस हिस्ट्री भी कह सकते हैं। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। हियर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज हियर। यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है। दिस इज अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। वे एक कुशल प्रशासक थे। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। वह एक कुशल प्रशासक थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। He had an ability of selecting right person for the right post. वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे। He took decisions firmly. सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। सरदार पटेल इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। अब हम स्वतंत्र हैं। हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। हमारी सरकार है और अपना संविधान। किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। हमें उन्हें सुलझाना है। अब हम स्वतंत्र हैं। नाउ वी आर फ्री। हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। वी आर द मास्टर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। हमारी सरकार है और अपना संविधान। वी हैव आवर गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं। बट वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ अस। हमें उन्हें सुलझाना है। वी हैव टू सॉल्व देम। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। वह बहुत घमंडी थे और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। एक बार वे एक कॉफी हाउस की छत से उतर रहे थे और गोल्ड स्मिथ जो एक कवि थे सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। जॉनसन बहुत मोटे थे, इसलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा, कृपया रास्ता दीजिए। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। डॉक्टर जॉनसन वाज अ स्कॉलर फ्रॉम इंग्लैंड। उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। ही रोट द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी। वह बहुत घमंडी थे। He was very proud और and किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। And did not consider anyone as a scholar like him। एक बार वह कॉफी हाउस की छत से उतर रहे थे। Once he was descending the roof of a coffee house। और गोल्ड स्मिथ जो एक कवि थे सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। And गोल्ड स्मिथ who was a poet was climbing the stairs। जॉनसन बहुत मोटे थे, इसलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा, कृपया रास्ता दीजिए। जॉनसन बहुत मोटे थे। जॉनसन वाज टू फेट, इसलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा, गोल्ड स्मिथ सेड, कृपया रास्ता दीजिए, प्लीज गिव वे। हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। सुबह हमने पूजा आयोजित की और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिए। हमने उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। पहला सेंटेंस है, हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। वी सेलिब्रेटेड द 75th बर्थडे ऑफ माई ग्रैंड मदर ऑन 27 दिसंबर। जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठा हुए। ड्यू टू द विंटर हॉलीडेज ऑल ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गेदर्ड टुगेदर। सुबह हमने पूजा आयोजित की। वी ऑर्गेनाइज द वर्शिप इन द मॉर्निंग। और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिए। एंड थैंक गॉड फॉर गिविंग ग्रैंड मदर अ लॉन्ग लाइफ। हमने उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। वी आल्सो प्रे टू गॉड फॉर देयर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। पहला सेंटेंस है, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल अदर सीजन्स। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड।
कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंड ऑन ईच अदर। कल मैं बाजार जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह धीरे धीरे चल रहा था। उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। पहला सेंटेंस है, कल मैं बाजार जा रहा था। यस्टरडे आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। आई मेट विद एन ओल्ड मैन ऑन द वे। वह धीरे धीरे चल रहा था। ही वॉज वॉकिंग स्लोली। उसे देखकर मुझे दया आ गई। आई फेल्ट पिटी आफ्टर सीइंग हिम। और मैंने उसकी सहायता की। एंड आई हेल्प्ड हिम। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। गाड़ी में भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। गाड़ी सही समय से चल दी। पहला सेंटेंस है, मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू विजिट लखनऊ विद माई पेरेंट्स ऑन संडे। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। द ट्रेन वॉज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। गाड़ी में भीड़ नहीं थी। देयर वॉज नो क्राउड इन द ट्रेन। इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। सो वी सैट डाउन इजिली। गाड़ी सही समय से चल दी। द ट्रेन लेफ्ट ऑन राइट टाइम। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां देखी। वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। वन डे आई वेंट टू विजिट अ गार्डन विद माई फ्रेंड्स। बसंत का मौसम था। इट वॉज स्प्रिंग। और फूल खिले हुए थे। एंड फ्लावर्स वर इन ब्लूम। हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां देखी। वी सॉ मेनी कलरफुल बटरफ्लाईज देयर। वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। वी सॉ अ बर्ड देयर विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल। भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। यह एक प्रगतिशील देश है। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारा देश महान बन सकता है। पहला सेंटेंस है, भारत तेजी से उन्नति कर रहा है। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली। यह एक प्रगतिशील देश है। इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइसेस आर द बिग प्रॉब्लम्स। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, इफ वी कंट्रोल देम, तो हमारा देश महान बन सकता है। आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। वह परिश्रमी होता है। वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द पाथ ऑफ ट्रूथ। वह परिश्रमी होता है। ही इज लबोरियस। वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता। ही डज नॉट वॉन्ट टू टेक द शेयर ऑफ अदर्स। वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो यहाँ से हम अपनी ट्रांसलेशन की महामैराथन क्लास खत्म करते हैं। हमने 2019 से 2023 तक सभी स्टोरी या फिर आप कह सकते हैं पैसेज सबका ट्रांसलेशन करवाया है। और यदि आपको नरेशन वॉइस जैसे टॉपिक्स भी क्लियर नहीं है तो बहुत जल्द हम अगला वीडियो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बनाएंगे। 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, इसलिए आप 2021 वाली स्टोरीज नहीं मिलेगी आपको, तो कंफ्यूज मत होना। वीडियो कहीं कहीं थोड़ा तेज हो गई है तो पॉज कर करके बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लेना। आराम से चाय कॉफी लेकर और कॉपी पेन लेकर बैठना। एक एक चीज अच्छे से समझना। अगर आपको किसी और चीज की वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो कमेंट जरूर करना। और अंत में आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। आपका भविष्य सुखमय, आनंदमय और उज्जवल हो।